स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। एक साथ शहीदों के नाम जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, इसके लिए पार्टी के लोगों की और संगठन के लोगों की आभारी हूँ। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जितने मुझे सुन रहे हैं, सामने जो बैठे हुए हैं, इन सब में मुझे ये महसूस हो रहा है कि काशीराम साहब के द्वारा तैयार किए गए जो लोग हैं वो सब हैं। वो चाहे संजीव पाल जी हों, चाहे हमारे पोल साहब हों, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष प्रभारी जी हों, इन सब में वो झलक दिखाई देती है। मैं आपको सही बताऊं, मुझे आप सबके अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की झलक दिखाई दे रही है। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आभारी भी हूं आपका कि आपके अंदर चंद्रशेखर आजाद जी की झलक है और आप उनके काम को बहुत मजबूती से। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रैदास जी महाराज, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या तमाम वो संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के यहाँ के शूद्रों को, यहाँ के अछूतों के लिए कुछ काम करने का काम किया, उन सारे संतों को नतमस्तक करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ भारत की सरजमी पर जन्मे उन सभी लोगों जिन्होंने यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के अछूतों के लिए या मनुवादी व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए काम किया। जैसे फूले साहब, पेरियार साहब, नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, जगदेश्वर साहब कुशवाहा साहब, कर्पूरी ठाकुर साहब, जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था के विपरीत काम किया। ऐसे तमाम महापुरुषों को नतमस्तक होता हूँ शुरू कर, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज स्वतंत्रता दिवस है। भारत में स्वतंत्रता मिली थी, कुछ लोगों को मिली, कुछ लोगों से मतलब समझिएगा मेरा क्या है। अभी स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं मिली है, क्योंकि मैं अपनी बहन को घर से बाहर नहीं भेज पाता हूँ। कारण है उसका, कारण है मनीषा के साथ जो होता है, निर्भया के साथ जो होता है, जो दिल्ली में भी एक बहन के साथ हुआ, ये कारण है। उनको स्वतंत्रता नहीं मिली। यहाँ स्वतंत्रता किसी को मिली है तो यहाँ की पूंजीपति ताकतों को मिली है। समझते हैं पूंजीपति ताकतें क्या है? पूंजीपति ताकतें हैं, कल संजीव पाल जी के पास 10,000 करोड़ का संपत्ति इकट्ठा हो जाए तो फिर संजीव पाल जी जो है पूंजीपति ताकत बन जाते हैं। इनको स्वतंत्रता है। अब क्योंकि आज इनके पास इतना धन नहीं है तो बहुत सारे लोगों की सेवा नहीं कर सकते, तो भी इनकी स्वतंत्रता पर अंकुश है। दूसरा अंकुश इसलिए है कि ये बड़ी व्यवस्था के तहत शूद्र है। फिर भी मैं आप लोगों को बधाई देता हूं स्वतंत्रता दिवस की, क्योंकि गोरे अंग्रेज यहां से चले गए और काले अंग्रेजों का राज यहां स्थापित हो गया था। और स्थापित होने के बाद आज भी देश के अंदर मनु समृद्धि को पूरी ताकत से लागू कराने के लिए प्रयास किया, उसकी बधाई मैं आपको देता हूं। मैंने कहा इस दिन में भी, जहां अनुशासन नहीं होता वहां शासन नहीं होता, ये देखने को मिल रहा। बुरा मत मानिएगा, सही बात है, कड़वी बात है। क्योंकि काशीराम साहब को पढ़ता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले साहब को पढ़ता हूँ, तो मैं रिश्तेदारी नहीं रखना चाहता। आप गलत करेंगे तो गलत सुनेंगे, कुछ नहीं होगा। आप मुझे इतना कह दें भाई हम आपको सुनना नहीं चाहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग 10 मिनट बैठकर सुन नहीं सकते वो शासनकर्ता जमात बन पाएंगे? बताइए। वो किसी भी वर्ग के लोग हो जो 10 मिनट नहीं सुन पाते, वो जीवन में कभी शासनकर्ता जमात नहीं बन पाएंगे। वो सिर्फ सेवक जमात बने रहना चाहते हैं, वो सेवक जमात बने रहना चाहते हैं। काशीराम साहब का मैं एक भाषण पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, मुझे भेड़ बकरी की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है उन लोगों की जो इस बहुजन मूवमेंट को समझते हैं। मुझे जरूरत है उन लोगों की जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। वो 100 ना हो 200 चल जाएगा। मैं भी ये कहता हूं कि भीम आर्मी को, आजाद समाज पार्टी को भी जरूरत है सबसे पहले उन लोगों की जो मजबूती से मूवमेंट को समझ सकते हैं और आगे की ओर चला सकते हैं। आगे की ओर मूवमेंट चल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अभी जैसे हमारे भाई आए, चंद्रशेखर आजाद जी उठ करके आए थे पीछे से, उन्होंने कहा जिस व्यक्ति ने इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया है उसका नाम कोई नहीं ले रहा। भाई ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज भी चंद्रशेखर आजाद जी ने किया, ये कार्यक्रम संचालन भी चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। मैंने बताया ना, सब में चंद्रशेखर आजाद जी की झलक दिखाई देगी। तो हमें समझना पड़ेगा, मान सम्मान देना देना होता तो कुछ नहीं है यहाँ पे। भारत के शूद्रों के पास कुछ नहीं है अभी भी। बहुत सारी व्यवस्था जो गिनवा दूंगा आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी, इतनी बड़ी व्यवस्था और दूर है। क्योंकि आज आजादी का दिन है। अब आजादी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि देश में आजादी मिली तो मिली कैसे।
वो कौन लोग थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया? वो कौन लोग थे जो फांसी चढ़े? वो कौन लोग थे जिन्होंने उस समय भी आतंकवादी कहा गया, और कुछ महापुरुषों ने अपनी किताबों में उनको आतंकवादी लिखा। जैसे सरदार भगत सिंह मुझसे गलत नाम निकल गया है, मेरे एक शब्द का मतलब समझिएगा। सरदार भगत सिंह मुझसे गलत नाम निकल गया है, मैं उनका नाम लूंगा तो लूंगा नास्तिक भगत सिंह। वो नास्तिक भगत सिंह थे, किसी आडंबर वाली व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। करतार सिंह सराफा सबसे कम उम्र में जाकर के फांसी चढ़ जाते हैं। शहीद उधम सिंह यहां से जाते हैं विदेश, बहुत सालों तक प्रयास करते हैं, जंगल टाइप मारते हैं। मैं नाम लूंगा शफाकुल्ला खां का। वो कौन लोग थे जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना खून दिया, बलिदान दिया। ऐसे ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग थे। और जहां मैं जिस सरजमी पर खड़ा हुआ हूं ना, ये बेल्ट मेरठ वाली, मुजफ्फरनगर वाली, रायपुर वाली, ये वो बेल्ट है कि अंग्रेजों ने यहाँ के पेड़ों पर एक एक उलेमा की लाश टंगा दी थी। हर टहने पर एक उलेमा की लाश टंगाई गई थी। ये वो बेल्ट, याद ना हो तो पढ़ लीजिए। आज अगर देश की आजादी के लिए सावरकर को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि देश की आजादी सावरकर ने दिलाई, तो मैं सावरकर को जूते पर रखता हूं। ये बिना रतन सिंह भीम आर्मी का राष्ट्रध्यक्ष उस सावरकर को जूते पर रखता है, 1000 बार जूते पर रखता है। मैं आरएसएस की व्यवस्था को नकारता हूं, क्योंकि जिस समय भगत सिंह जेल के अंदर लड़ रहा था, उस समय एक ब्राह्मण जाकर के आरएसएस की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से कोर्ट में दलील पेश करता है, और एक मुसलमान जाकर के भगत सिंह की दलील पेश करता है। तो गद्दार कौन हुआ, ये समझ नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि क्या देश के अंदर सिर्फ चंद लोगों ने आजादी दिलवाई है? क्या सिर्फ चंद लोगों ने अपने घर खोए हैं? नहीं। हमें गद्दार की और देशभक्ति की पहचान करनी पड़ेगी। भारत माता की जय कहने से देश के भक्ति, गद्दार की और भक्ति की पहचान नहीं होगी। जिस प्रकार सन 2014 में सरकार आई, आज हम बेरोजगारी का जो ठीकरा फोड़ते हैं ना, सन 2014 में सरकार आई और 15 में 2 बेरोजगारों ने भीम आर्मी की स्थापना कर दी। एक का नाम चंद्रशेखर आजाद, दूसरे का नाम रतन सिंह, दोनों बेरोजगार, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट, पढ़े लिखे, लेकिन क्योंकि बेरोजगार है तो भीम आर्मी की स्थापना कर दी। आज इस सरकार के गले की हड्डी कोई बना हुआ है तो चंद्रशेखर आजाद पहले सरकार के गले की हड्डी बना है। यानी कि इन्होंने रोजगार छीनने स्टार्ट किए, हमने दूसरा रोजगार स्टार्ट कर दिया मूवमेंट में। लो भाई, हम ये भी कर देंगे। अभी इन्होंने LIC बेची है सर, जो हंगामा हुआ है, LIC बेची है। संसद में जबरदस्ती कानून पास करा दिया, LIC बेच दी गई। अब ये सोचिए, जितने ज्यादा बेरोजगार बढ़ेंगे उतने ज्यादा मूवमेंट के लोग बढ़ेंगे। ये बस संघ के लोगों का, RSS के लोगों कि तुम सारा प्राइवेट करो, हमारी संख्या बढ़ेगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, हमें अपने अंगूठे की ताकत का पता लगेगा। ये जो अभी बैकवर्ड की बात जो चल रही थी, उनको पता लगेगा, सही मायने में हैसियत का पता लगेगा। असलियत में हैसियत क्या है लगेगा ना पता। जब नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हैसियत पता लगेगी। तो ऐसी आजादी को सलाम करोगे नहीं करोगे? समझिए, ताली मतलब ये सुन लीजिए। ये देश जब गुलाम हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम किया। वो लोग घुसे, कुछ लोग गुजरात के रास्ते घुसे, कुछ लोग बंगाल के रास्ते घुसे, और आकर के यहाँ व्यापार शुरू किया। दुकान आपकी, सामान आपका, उन्होंने खरीद लिया, बेचना भी आपको। ये सिर्फ उन्होंने खरीद लिया, भाई ये इतने पैसे हम आपको देते हैं, आप इसे बेचिए, हम आपको तनख्वाह देंगे। ये तो हुआ। आज क्या हो रहा है? ये नहीं हो रहा। रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, LIC बेच दी। सही मायने में इस देश के सुदूरों को, जहां सबसे ज्यादा नौकरियां मिली हुई थी, उनके परिवार जहां सबसे ज्यादा चल रहे थे, वो सारी संस्थाएं उन्होंने बेच दी। इन्होंने अभी आर्मी का कोटा खत्म करने का काम किया, 70% कोटा घटा दिया। इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां प्राइवेट करने का काम कर दिया है। समझ नहीं रहे आप लोग क्या होगा? जिस देश का युवा जागृत नहीं होता ना, उस देश की ऐसी दुर्गति होती है। स्वतंत्रता दिवस के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ मुझे मुकदमा हो सकता है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, जिस देश का युवा जागृत नहीं होता, उस देश की यही दुर्गति होती है। ये बहुजनों का देश है, ये यहाँ के मूल निवासियों का देश है। और यहाँ का मूल निवासी कोई है तो यहाँ का मुसलमान यहाँ का मूल निवासी है। यहाँ जो ईसाई बने हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो सिख है वो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो बौद्ध है वो यहाँ के मूल निवासी हैं। ये जो आर्यवर्त से आए हुए लोग हैं, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है भाई।
यहाँ की जल जंगल जमीन खोद के आप लोगों ने, हम लोगों ने बिल्डिंगें तैयार की हैं। तो ये तो बताओ मुझे, इस देश की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जब आप यहाँ के मूल निवासी हो, आपके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाना क्यों नहीं चाहते? कब तक इस जिम्मेदारी को दूसरे कंधों पर डालते रहोगे? कब तक डालोगे? काशीराम साहब ने याद दिलाया तुम लोगों को कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो। आपने कहा नहीं, हम तो सिर्फ वोट दे देंगे, जिम्मेदारी दूसरे कंधे पर रख देंगे, भला होगा उसका तो बुरा होगा उसका। आप लोगों ने ये कहा, लेकिन ये नहीं पता था जो जिम्मेदारी आप दूसरे के कंधे पर रख रहे हो उसमें भलाई होना है, बुरा हो ही नहीं सकता। सन 2015 से पहले की व्यवस्था में थोड़ी सी गुणगान कर दूं। सन 2007 में सरकार आई बहुजनों की, खूब चली, फिर सरकार चली गई, फिर दूसरों की सरकार आई, फिर उनकी चली, फिर चली गई, फिर तीसरों की सरकार आई, अब उनकी चलती है। इनमें फर्क समझिएगा क्या था? इसमें फर्क ये था, मैं अब सारे भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बात कर रहा हूँ, उसमें फर्क सिर्फ ये था, जब किसी की बेटी का बलात्कार होता था, जब किसी की हत्या होती थी, जब किसी पर झूठा मुकदमा होता था, तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर नेताजी के घर जाया करते थे। मैं झूठ बोलूंगा ना, हाथ उठा के बताइए भैया झूठ बोलने आप। ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर नेताजी के घर जाया करती थी, या फिर गाड़ी बुक करके नेताजी के घर 50 लोग जाते थे और हाथ जोड़कर कहते थे, नेताजी हमारी बेटी का बलात्कार हो गया, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होता, हमारे घर में झगड़ा हो गया है, पड़ोसी ने हमको जाति के नाम पर खूब मारा, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो साहब, हमारी जमीन छीन ली गई है सरकारी संरक्षण के तहत, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, हमारा मुकदमा दर्ज करा दीजिए। ये व्यवस्था थी सन 2015 से पहले। भीम आर्मी बनी, व्यवस्था बदल दी। अब जरा सी घटना घटित होती है तो नेताजी अपने तरफ लगे हुए कुर्ते पजामे और एसी की फॉर्च्यूनर को छोड़कर भागे भागे जाते हैं। नहीं भाई, भागे भागे चलो कि भीम आर्मी के लोग ना आ जाए। अब इन्होंने आजाद समाज पार्टी को खड़े करके वो लोग ना आ जाए। अब नेताजी दौड़े दौड़े जाते हैं। अब ये व्यवस्था भीम आर्मी ने क्या शुरू की? ये व्यवस्था बीजेपी ने लागू कर दी, कांग्रेस ने लागू कर दी, सारी पार्टियों ने लागू कर दी। इन्हें भी काम चलेगा नहीं। ये भीम आर्मी के लोग सारे के सारे पागल लगते हैं। ये कहा जाता है ना, सब कहा जाता था पहले तुम पागल हो। ये भीम आर्मी के लोग सारे के सारे पागल लगते हैं कि जब मनीषा वाल्मीकि का रेप होता है, उसकी साथ घटित होती है तो नेता नहीं जागते। 6 दिन के बाद वहां चंद्रशेखर आजाद चले जाते हैं तो बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द, कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द, सारी पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो जाता है कि ये एक दलित होने के साथ साथ एक बेटी के लिए क्यों चला। सारे नेता सड़कों पर उतर जाते हैं, त्राहिमाम मच जाता है पूरे देश के अंदर। पहली बार भारत में बलात्कारियों के पक्ष में महासभा होती है, पहली बार। क्योंकि वो लड़की जो है ना, वो अति सुंदरों की लड़की थी, इसलिए अभी दिल्ली में ये नहीं हुआ। बताइए मुझे, फिर भी मैं आज की आजादी का सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वतंत्रता दिवस की फिर बधाई देता हूँ। खासतौर से इस देश के सुंदरों को देता हूँ, महिलाओं को देता हूँ, पढ़े लिखे बेवकूफों को देता हूँ जो लड़ने के लिए सक्षम है लेकिन घरों में बैठे हुए, जो अपनी एजुकेशन का फायदा नहीं उठाना जानते, जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के आरक्षण की बदौलत आज नौकरियों में बैठे हैं, आज बाबा साहब के दिए गए संविधान की बदौलत शिक्षा हासिल कर रहे हैं। मैं उनको भी सलूट करता हूँ जो घर में बैठे हुए। मुझे सुकून है, मुझे सुकून है इन लोगों पर, आप लोगों पर। कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ के सुनने का तो काम कर रहे हैं। वहां बैठे हुए वो तो नहीं कर रहे, घर में आनंद तो नहीं ले रहे, यहाँ बैठे सुनने का काम तो कर रहे हैं। अभी दिल्ली में क्या हुआ, एक बेटी की, छोटी सी बेटी, पंडितों ने रेप कर कर जला दी। जैसे उसको मनीषा को जलाया गया था ना, रातों रात उठाई लात और जला दी। तो मनोवादी व्यवस्था के लोगों ने सोचा संयम भी कर दी। छोटी सी बेटी, 9 साल उम्र थी, 9 साल उम्र थी, रेप किया, जला दी, आधी जल गई, पता लग गया चीज फुल गई, कोई नहीं जागा। भीम आर्मी के लोग गए, हिमांशु वाल्मीकि दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष पूरी टीम के साथ लेके गए, बैठा हुआ कपिल, ये वहां गए, पढ़ते रोए, चिल्लाए, बारिश पड़ती है, धरने में बैठे वहां पागल की तरह, किसी नेता की आंख नहीं खुली। वहां चंद्रशेखर आजाद नाम का व्यक्ति पहुंच जाता है तो फौरन केजरीवाल का ट्वीट आता है, फौरन उस बढ़िया का ट्वीट आता है, आरएसएस की दूसरी व्यवस्था का ट्वीट आता है, नहीं अब मैं भी वहां पहुंचूंगा। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, अगर किसी और के साथ कुछ होता है तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है, हमारी बेटी के साथ कुछ हो जाता है तो अगर हम नहीं जागते तुम सालों घर में पड़े रहते हो।
ये व्यवस्था समझ लीजिए। फिर भी मैं आप लोगों को सलूट करता हूँ, मैं उनको भी सलूट करता हूँ, स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। जो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अपने घर में कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं, बिल्कुल देता हूँ। अभी हांगकांग की एक बात बताता हूँ। हांगकांग में एक आंदोलन चला था, पढ़िएगा निकाल के जाकर गूगल पर। वहां के युवाओं ने, जब पुलिस ने युवा मारने शुरू कर दिए, वहां के युवाओं ने एक पर्चा लिखा और कहीं भी दीवार पर चिपका दिया, कल आंदोलन होगा, तो आंदोलन शुरू हो गया। और यहाँ का युवा पहले जाति देखेगा, वनरत्न की जाति क्या है, किंग राजा की जाति क्या है, ये लोग इतने पावरफुल बोलते कैसे, ऐसी कौन सी इनके पीछे ताकत है। यहाँ का युवा ये देखे। मैं अगर उच्च जाति का व्यक्ति हूं तो मेरा मान सम्मान डबल फौरन हो जाता है। मेरे पीछे मीडिया घूमेगा, मेरे पीछे लोग रहेंगे, भाई साहब करके जय भीम करके, जय भीम जय श्री राम करके पैर छुएंगे। और अगर मैं शूद्र जाति का हूं तो फिर मुझे नक्सली बताया जाएगा, फिर मुझे आतंकवादी बताया जाएगा, फिर मेरे खाते खंगाले जाएंगे, किसके खाते में कितने पैसे हैं, फिर मेरे घर की डिटेल निकाली जाएगी। ये भारत की व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं से जब हम परेशान होते, साहब काशीराम को पढ़ी रहे थे तो पता लगा ये व्यवस्था आज लागू नहीं हुई। ये तो साहब काशीराम को CIA का एजेंट बताया था इन्होंने। अमेरिका की कंपनी CIA इन्वेस्टिगेशन कंपनी, उसका एजेंट उनको बताया था। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को आतंकवादी कहा था, देशद्रोही कहा था। हमने कहा ये तो हमारे पुरखे साइन करते हैं। व्यवस्था बदलने की बारी है। स्वतंत्रता दिवस अगले साल भी मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे, और इससे ज्यादा पावरफुल तरीके से मनाएंगे। एक शाम शहीदों के नाम मनाएंगे, लेकिन भगत सिंह की आइडियोलॉजी को स्थापित करने के बाद मनाएंगे, चंद्रशेखर आजाद की आइडियोलॉजी को स्थापित करने के बाद मनाएंगे। हम मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। अमुदा देवी पासी की आइडियोलॉजी को स्थापित करने के बाद मनाएंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को स्थापित करने के बाद मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। हम अपनी शासन सत्ता स्थापित करके मनाएंगे। हम अपनी वो शासन सत्ता जो संविधान में देता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, उसको स्थापित करके मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। वो असली स्वतंत्रता होगी। अगर आप ये सोचते हो 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 की पर डे की मजदूरी दिहाड़ी कर, मजदूरी है ये, जो नौकरी कर रहे हैं यहाँ बैठे हो, जैसे मेरे भाई साहब बैठे हैं राजकुमार जी, विद्युत विभाग में अधिकारी हूँ, मेरा एक परिवार रहता है, मेरे भाई साहब खड़े को दिखा दीजिए तरफ, ये बड़े भाई हैं, मेरा जन्म मेरठ का ही है। इतनी तनख्वाह होगी, इतनी तनख्वाह लेकर हम लोग ये सोच पड़े हैं नहीं मेरा परिवार खत्म हो गया। समझिए, ये जो झुग्गी झोपड़ियां पड़ी है रस्तों में, देखते झुग्गी झोपड़ी जाते हुए, वो भी आपके परिवार के लोग हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ, DNA टेस्ट करा लीजिएगा। अगर DNA टेस्ट में सही ना निकला ना तो आपका सर मारो, सीधी बात। जगाने के लिए जिगड़ा है, लोगों को जगाना चाहते हैं, बहकाना नहीं चाहते। यही भीम आदमी की असली क्वालिटी है। जो लोग जागेगा वो साथ रहेगा, और जो लोग भागेगा वो कभी साथ नहीं रहेगा। जितना है चुका है। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, भीम आर्मी उल्टे सीधे काम करती है, तो तुम हमारे लोगों को पीटोगे तो वे मुकदमा तो दर्ज कराएंगे साहब, बिल्कुल कराएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आजादी देता है, मुझे यहाँ खड़े होकर बोलने का आजादी आर्टिकल 19 दे रहा है। मुझे किसी ईश्वर ने नहीं दी, ना किसी के बाप की दी हुई है। ये मेरे बाप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आजादी दी हुई है कि मैं यहाँ खड़ा होकर खूब चीख चीख के बोलूँ, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन बोलूँ। अगर मनुस्मृति लागू हो जाएगी, और ये तो वो शहर है जहाँ पर मनुस्मृति आधारित कोर्ट भी स्थापित हो गया है जानकारी? कितने लोगों को जानकारी? मनुस्मृति आधारित कोर्ट स्थापित हो गया, ये तो वो शहर है। तो जब तक मेरे बाप का संविधान जिंदा है तो मेरे जैसे लोग है ना चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, छठे कपड़े पहनते रहेंगे। ये संजीव वाली क्या सोचता है? बैकवर्ड है। कल मनुस्मृति कोर्ट अगर स्थापित हो जाए और यहाँ मनुस्मृति स्थापित हो जाए तो इनकी हैसियतें बोल जाएंगे, जीभ काटी जाएगी सर, कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा। तो समझिए व्यवस्था कहाँ जा रही है। हमारा काम है व्यवस्था को न्याय की ओर लेकर के जाना, समानता की ओर लेकर के जाना, दूसरे के साथ अन्याय करना नहीं। ये भी नहीं कि कल हम ताकत में तो उसके साथ अन्याय करना। उनको सिखाना कि न्याय और समानता क्या है, खुद को महसूस कराना न्याय और समानता क्या है। तब मजा आएगा स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने, तब आएगा मजा। आज देश की सफाई करने वाला व्यक्ति, समझते सफाई करने वाला व्यक्ति, उससे ज्यादा काम कोई देश में नहीं करता। सुबह उठने का 4 बजे, 4 बजे उठते हैं ना सब, 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, सड़कें साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं, किसी का पाइप बंद हो गया उसे साफ करते हैं, लैट्रिन के गटरों को घुस घुस से करते हैं। मेरे परिवार के लोग करते हैं।
इस समय सोने का और नाश्ते का समय होता है ना, उस समय वो देश की सफाई कर देता है, पूरे देश 9-10 बजे तक पूरे देश में घूम कर देख लिया। ठेकेदारी व्यवस्था के तहत इतना बड़ा शोषण उनका है कि किसी की तनख्वाह 5,000 और किसी की 6,000। जो सुबह उठ जाते हो 4 बजे 10 बजे तक काम करते हो और फिर 3 बजे लगकर रात के 10 बजे तक काम करते हैं, उनकी तनख्वाह 6,000 रुपये। और एक दिन अगर हम सफाई करें ना, क्या होगा? क्या देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा सकता है? कौन करेगा इसकी बात? जो वहां बैठे हुए लोग हैं ना, जिनको आदत पड़ गई है एसी की, जिनको आदत पड़ गई है एसी की, वो नहीं कर पाए। भीम आर्मी को एक फैक्ट्री बना दिया गया है जिसमें जितनी ताकत है शोषितों की आवाज उठाने की, लड़ने की, और जिसमें ताकत है नेता बनने की काबिलियत की, घर बनाकर तैयार करते हैं हम लोग। अब आपका काम है इन घरों को चलाना है या डुबो देना। अगर इन घरों को चलाना है, लड़ना है अधिकारों के लिए और पता करना है कि ये जो ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था सन 1992 में मंडल कमीशन के तहत, ये किसी के बाप की देन नहीं था। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340 में लिख दिया पहले से कि ओबीसी समाज के लोगों को शैक्षिक और सामाजिक न्याय चाहिए, सामाजिक समानता चाहिए। ये लिख दिया था, तब जाकर ये लागू हुआ और नीट में लौटा दिया। ये कब मिलेगा? जब आप लोग निकलेंगे घरों से, समाज की पीड़ा समझेंगे, तैयार होंगे, आने वाली राजनीति को चैलेंज करेंगे और वहां की राजगद्दियों पर जाकर यहाँ कर सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने वाला बैठेगा, एक ठेली चलाने वाला बैठेगा, एक रिक्शा चलाने वाला जब संसद और विधानसभा में जाकर बैठेगा और वहां चीखेगा कि नहीं सफाई कर्मचारियों को अधिकार चाहिए, तब तो मेरे भाई कुछ हो सकता है। अगर सोचते हो फिर बैठे रहने से कुछ होगा नहीं। अगर यहाँ 20-50 लोग ये सोचते हैं कि हम लोग नेता बन जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। देश की राजनीति के पद इतने हैं भाई, एक मेंबर से स्टार्ट करें और राष्ट्रपति तक, ये सारे राजनीतिक पद हैं, इसमें से 30% पदों को हमें पता ही नहीं। राजनीति के 30% पद हमें पता नहीं है वो कहाँ है। वो अगर पढ़ी लिए होंगे किसी ने पॉलिटिकल साइंस में तो पता लग गया होगा, पता नहीं। राजनीति के लिए तैयार हो जाए। कैसी राजनीति के लिए तैयार हुई है? पूंजीवादी राजनीति के लिए नहीं, एक अच्छी राजनीति के लिए जो साहब काशीराम साहब ने इस देश में स्टार्ट की, उसके लिए तैयार हो जाइए और लड़ने की क्षमता पैदा की। कुछ नहीं होता इस देश के अंदर, कोई किसी से डरता है तो जनता से सब लोग डरते हैं। सरकार डरती है, प्रशासन डरता है, जितनी राजनीतिक दल है जनता से डरते हैं। चंद्रशेखर आजाद तो अकेला व्यक्ति है, तो डरे कोई उससे, लेकिन उसके पीछे जो लोगों का कारवा खड़ा हुआ है ना, उससे सरकार को डरता है। रतन तो अकेला आदमी है, तो डरे इससे, लेकिन उसके पीछे जो कारवा खड़ा हुआ है उससे डर लगता है। ये जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं इनके पीछे जो कारवा खड़ा है ना, उससे डर लगता है सरकार को। अभी मुन्ना पासवान की घटना आई होगी आजमगढ़ की, देखिए आप लोगों ने, कुछ नहीं हुआ, पूरा घर तोड़ दिया, इसलिए कि बहुत मजबूत व्यक्ति था दलितों में, कई लाख रुपए लगा घर बना रखा था, अच्छे पैसे कमाता था, ट्रैक्टर ट्रॉली कार सब थे। जिद पे अड़ गया चुनाव के लिए, उसका प्रशासन ने पूरा घर तोड़ दिया, अनाज की टंकियों में जहर मिला दिया। कुछ नहीं हुआ, लड़ाई चलती रही, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वहां रावण नाम का आदमी पहुंचा, चंद्रशेखर आजाद नाम का आदमी पहुंचा, तो सरकार की पैंट गिरी हो गई। पूरी ताकत लगाने के बाद भी सरकार वहां गांव में जाने से 20-30 हजार लोगों को रोक नहीं पाई। अंततः सरकार को कदमा दर्ज करना पड़ा प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, सिर्फ पहुंचने मात्र से। सरकारी आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है भी, सिर्फ आपने एक ताकत इकट्ठा की, सामाजिक ताकत, उसके आधार पर उन्हें मुकदमा दर्ज करना पड़ा और आज मुकदमा दर्ज कर दिया है और उसके परिवार को बहुत जल्दी कंपनसेशन मिलने वाला है। चंद्रशेखर आजाद अकेले जाते कुछ कर पाते? आप में से कोई अकेले चला जाएगा कुछ कर पाएगा? कैसे हुआ? हमने मुट्ठी बंद की और दलितों की, आदिवासियों की, सारी जाति इकट्ठा की, बैकवर्डों की जाति इकट्ठा की, मुस्लिमों को इकट्ठा किया, ईसाइयों को साथ किया, सिखों को साथ किया और जाकर खड़े हो गए वहां पर। और वहां खड़े होते चैलेंज कर दिया, तो उनको बात माननी पड़ी। उनको पता लग गया कि अगला आने वाली सरकार ये भीम आर्मी के बेरोजगार लोगों की है, अगली आने वाली सरकार भूखे नंगे लोगों की है, अगली आने वाली सरकार पढ़े लिखे उन लोगों की है जो आज भी 300-400 की मजदूरी करने वाले हैं। उनको पता लगा। अब तय आपको करना है, अनुशासनहीनता करनी है, अनुशासन में रहना। अनुशासनहीनता करोगे
तो जिसे हम क्रांति धरा कहते हैं मेरठ की सरजमी को, वो क्रांति धरा नहीं रहता। क्योंकि अगर यहां से आंदोलन उठता है, जब यहाँ आजादी का आंदोलन यहाँ से उठ करके पूरे देश में जा सकता है, तो यहाँ से भीम आर्मी का आंदोलन उठ करके पूरे देश में जा सकता है। 24 राज्यों में भीम आर्मी की स्थापना हो चुकी है। आज अगर यहाँ ना होता, 25 राज्यों में हो जाती, असम के अंदर स्थापना हो जाती है। 24 राज्यों में भीम आर्मी की स्थापना कर चुका हूँ। अब मेरठ की सही व्यवस्था को चलाना तो मेरठ के लोगों की जिम्मेदारी है, वेरर की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद की तो है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चला जाते हैं मेरठ को सही, तो क्रांति मेरठ से लिखी जाएगी। क्योंकि मुझे पता है 1857 की क्रांति का जब नाम आता है तो धन सिंह कोतवाल का नाम नहीं आता। धन सिंह कोतवाल का नाम सेकंड नंबर पर आता है, और वो भी सीबीएसई की बुकों में या और बुकों में धन सिंह कोतवाल को नहीं पढ़ाया जाता कि 1857 की क्रांति का आगाज जो है मेरठ से धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में होता, उसको नहीं पढ़ाया जाता। दर्द होता है दोस्तों, जब इतिहास पढ़ते हैं दर्द होता है। आजादी की लड़ाई में सिरों की बलियां दी हम लोगों ने। हमारे रेजिमेंट का नाम सुना है किसी ने? सुना है? पढ़िएगा उसको जाकर के, जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। बर्मा में जब युद्ध करने के लिए गए तो अंग्रेजों को यह नहीं पता था कि वहां कौन युद्ध करेगा। मच्छर इतने मोटे मोटे थे और हमारे समाज के लोगों खाल इतनी मोटी थी। अंग्रेज सोचा इनको लड़ने भेजो, चले गए वहां, युद्ध जीत के वापस आए, कहा सुभाष चंद्र बोस के साथ भिड़ना तुम्हें। हमारे रेजिमेंट के लोगों ने हथियार डाले, कहा नहीं देश से गद्दारी नहीं करेंगे। जाकर सुभाष चंद्र बोस के साथ मिल गए। ये इतिहास में कहीं नहीं पढ़ा जाता, ये नहीं पढ़ा जाता। भीमा कोरे गांव का इतिहास तो याद होगा ना? कितने लोग जानते हैं भीमा कोरे गांव का इतिहास? बता देता। इस समय अंग्रेजों ने दलितों को अधिकार देने एक्ट पारित किए थे। अंग्रेजों ने अलग अलग एक्ट पारित किए थे, बहुत सारे अधिकार उन्हें एक्ट के तहत हमें मिले। तो क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो चुका था, तो जो भीमा कोरे गांव की जो रेजिमेंट थी वो वहां के पंडों के पास गई। उन्होंने कहा भैया हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, ये हमारे देश की बात है, बस आप हमारे गले से हांडी और कमर से झाड़ू हटा दीजिए। लेकिन क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे, उनके अंदर देवी शक्ति थी, भाई शास्त्रों में उनका उच्च स्थान है, विचारों का हम भी मानते हैं उच्च स्थान है। उन्होंने कहा नहीं भाई। तो फिर हमारे लोगों ने 20 कोस पैदल चल के 28,000 को चैलेंज किया था। 500 लोगों ने 28,000 को चैलेंज किया, 20 कोस पैदल चल के भूखे प्यासे। अंग्रेजों ने कहते थे हम नहीं लड़ पाएंगे। वो लड़े अपने मान सम्मान के लिए लड़े, और आज इतिहास में नाम है। उसको नहीं पढ़ा जाए तो इसको पता है ना, इनको पता है। अगर वो इतिहास मुझे पता लगेगा मेरा खून उबाल मारेगा। ब्लड तो वही है ना, क्या ब्लड बदल गया? वही ब्लड है जो सुबह 4 बजे उठकर पूरे देश की सफाई कर देता है। वही ब्लड है कि आज भी हमारी माताएं बहनें घास लेने जाती है, पेट में बच्चा होता है और आकर के कई रास्ते में बच्चों को जन्म देती, तो वही तो ब्लड है, ब्लड बदल गया। जब हम उस समय इतनी बड़ी व्यवस्था से लड़ते तो यार आज क्या कमी है? आज लड़ने वालों का खून ठंडा पड़ जाएगा। नहीं, आज तो हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आज तो सिर्फ एक किताब उठाने की जरूरत है, जिसका नाम भारतीय संविधान है, जिसके तहत हम गणतंत्र ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उस किताब को उठा लीजिए, लड़ाई मजबूत कीजिए और सीधी सीधी बात कह दीजिए कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी पर काम होगा इस देश के अंदर। और अगर हमारी संख्या के हिसाब से हमें नहीं दोगे तो भैया हम छीनने का काम करेंगे। बीमार में करोगे कमजोर तो होंगे, छीनने काम करें, बिल्कुल किया जाए। ये तय कर दीजिए, लोगों को जाकर समझाइए, बेटियों को जाकर समझाइए, दलितों को जाकर समझाइए, मुसलमानों को समझाइए, ओबीसी को समझाइए। वोट की कीमत समझाइए क्या है, बताइए वोट से क्या क्या बदल सकता है, और ये बताइए वोट किसको देना और क्यों देना। जिसके मन में दर्द है देश के प्रति 1% भी, जो चाहता है कि देश इस विश्व में विश्वशक्ति बने, इसको बताइए कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये वोट आप भीम आर्मी के कहने से एक बार दे दीजिए, एक बार दे दीजिए, फिर देखिए देश की शक्ति क्यों नहीं। बताइए लोगों को जाकर के कि अगर अपने हक अधिकार बचाने हैं तो एक बार ये वोट भाई चंद्रशेखर आजाद के नाम पर दे दीजिए, देखिए हमारा हक अधिकार क्यों नहीं बचता। बिल्कुल यही आपका काम है, संगठन के पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का यही काम है
अगर ये सोचते हो कि पूंजीपति व्यवस्था आकर आपको एक अच्छी गाड़ी प्रोवाइड कराएगी, उसमें अच्छा तेल भर के देगी और कहेगी जाइए सीट बैठ कर जाइए, लोगों को तैयार कीजिए, तो ये तो नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। मुझे भी एक गाड़ी किसी सज्जन ने दी है, भैया आप दूर दूर जाते हो, कोई गोली वोली ना मारते, आप ये गाड़ी चला लीजिए, बहुत पुरानी दी है। अब उसमें संजय भाई यदि ये तेल डलवाएंगे तो मैं यहाँ से सहारनपुर चला जाऊँगा, फिर वहाँ से कोई तेल डलवाएगा तो वहाँ तक चला जाऊँगा, समझ रहे हैं? तो समझ लीजिए ये मूवमेंट फटे चप्पल फटे कपड़े लोगों का मूवमेंट है, और ये मूवमेंट ऐसे ही लोग चला पाएंगे। तो तैयारी कीजिए अगले स्वतंत्रता दिवस मनाने की, तैयारी कीजिए इस देश में वाकई स्वतंत्रता हमारी बेटियां महसूस करें उसकी, तैयारी कीजिए वाकई हमारा अधिकारी कर्मचारी वर्ग बैठा हुआ अपने हक अधिकार से काम कर सके, उसकी तैयारी कीजिए। फिर स्वतंत्रता दिवस और मजबूती के साथ मनाएंगे। मेरी ओर से आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बधाई, और नमन उन सब क्रांतिकारी शूरवीरों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, या जिसने देश की आज़ादी के लिए रत्ता भर भी काम किया है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे परिवार के लोगों ने इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा काम किया है, वो चाहे बैकवर्ड के लोग हों, वो चाहे मुस्लिम हों, चाहे दलित और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। चल रहे हैं तो अपनी बात खत्म कर दूँगा। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताल रखते हैं। बहुत दिनों में मैं लाइव बोल रहा हूँ, मेरे याद आ गई, मुझे लगता बोल ये वो लोग सुने जो लोग यहाँ से उठ के बार बार जा रहे हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताल रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में रखते हैं, अपनी मुट्ठी में रखते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से भीम आर्मी टीम की ओर से आजाद समाज पार्टी की ओर से पूरे देश को हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं। जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी, जय संविधान। अच्छा, हमारे 30 भाई जो है, हमारे जिला के बता रहे 30 वाल्मीकि समाज के लोग भीम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बिना नाम लिए उठा जाए बस। आइए, एक निवेदन और है मेरा यहाँ मंच पर बैठे सभी लोगों से, भाई मैं आऊँगा तुमसे क्या आजादी आए, कोई हमारा सीनियर